हेलो फ्रेंड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 20 प्लस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर से लिए गए हैं दोस्तों, उदय प्रताप कॉलेज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इसके साथ साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो, दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी हो, इसके साथ साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी, दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जिन जिन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाला है दोस्तों। ये इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो है। बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, 20 प्लस क्वेश्चन को हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। उसके साथ साथ हर एक ऑप्शन को हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने है दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, विश्व व्यापार संगठन स्थापित किया गया था दोस्तों। दो देशों के बीच वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दरअसल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक संस्था है जो विश्व में दो देशों के बीच या पूरे विश्व में जो व्यापार होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको संगठित करता है, उसको नियंत्रित करता है। कोई भी मुद्दा अगर होता है दो देशों के बीच व्यापार में तो उसको सुलझाने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है दोस्तों। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो ध्यान रखिएगा 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। एक बात मैं बताता हूं आपको, दरअसल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इससे पहले नाम हुआ करता था गैट। जानते थे आप? GATT, ठीक है, गैट नाम हुआ करता था, जिसको हम गैट कह सकते थे। जैसे आप कहते रहे होंगे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, है कि नहीं? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में दोस्तों स्थापित हुआ। इसके साथ साथ एक और संस्था है जिसका नाम है ILO। क्या है? इसी से मिलता जुलता एक और संस्था है जिसका नाम है ILO, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल, क्या कहते हैं? इंटरनेशनल, क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आते भी हैं। तो दरअसल ILO की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1919 में। कब की गई थी? 1919 में की गई थी। और इसमें पूछा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1995 में किया गया था। और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। कहाँ पे है? जिनेवा में है। और उसी के साथ साथ अगर मैं ILO की बात करूँ तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में ही है। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और मैंने दोनों का सन भी आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। दोस्तों क्वेश्चन है, इन द बजट फिगर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिजिकल डेफिसिट इज। दोस्तों आपको बताना है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटा क्या है। तो दोस्तों आपको जल्दी से बताना है कि राजकोषीय घाटा क्या है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए में है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ऑप्शन नंबर बी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट प्लस मार्केट बोरोइंग। या ऑप्शन नंबर डी सम ऑफ बजट डिफिसिट एंड गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज, बजट घाटे और सरकार के बजट उधार और देनदारियों का योग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट्स मार्केट बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। Which authority recommends the principle governing the grants in aid of the revenue of the state out of the consolidated fund of India? कौन सा प्राधिकरण भारत के समेकित कोष से राज्य के राजस्व की सहायता में अनुदानों को संचालित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो देखिए समेकित कोष यानी कंसोलिडेट फंड को यूज करने वाला एक ही फाइनेंस कमीशन होता है दोस्तों। दरअसल इसको हम वित्त आयोग कहते हैं। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात की गई है और कहा गया है कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब तक कोई बात कहता नहीं है, साइन नहीं करता है, तब तक कंसोलिडेट फंड का इस्तेमाल
नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, WTO वॉज अर्लियर नोन एज, WTO को पहले किस रूप में जाना जाता था? तो आप बताना है फटाफट। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? गैट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? गैट के नाम से जाना जाता था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब FAO के बारे में जान लेते हैं। FAO दरअसल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? इटली के रोम में है दोस्तों, याद रखिए इटली के कहाँ है? रोम में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा कर भुगतान क्षेत्र कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया, यानी भारत में सबसे बड़ा जो भुगतान क्षेत्र है वो दोस्तों बताइए कौन सा है इसमें से, कि सबसे ज़्यादा टैक्स कौन सा सरकार को पे करता है? इसमें से कौन सा सेक्टर जो है सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर? तो दोस्तों इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक वॉज अर्लियर नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? दोस्तों निम्नलिखित में से किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? दोस्तों करेक्ट आंसर आपको स्क्रीन पर बताना है फटाफट से। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों इंपीरियल बैंक दरअसल क्या था, मेरी बात को समझिएगा। दरअसल जब अंग्रेज भारत पे राज करते थे तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे, ठीक है, एक प्रेसिडेंसी आपकी थी मद्रास, एक प्रेसिडेंसी आपकी थी क्या, एक थी कोलकाता। ठीक है, इन तीनों को मिला करके ना इन्होंने एक एक जगह पे बैंक बनाया था और तीनों को मर्ज करके एक बैंक का नाम दिया था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या? इंपीरियल बैंक। इन तीनों बैंक को मिला करके कब बनाया था? 1921 में। और बाद में भारत जब आज़ाद हो जाता है तो इसी का नाम बदल करके कर दिया जाता है क्या? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या कर दिया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब किया जाता है दोस्तों? 1955 में। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। PNB की स्थापना मैं बता दूं, PNB की स्थापना हुई थी कब? 1894 में। कब हुई थी? थोड़ा सा वेट करिए, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा स्टक हो गए हैं, एक सेकेंड। कभी कभी ये ना स्टक हो जाते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इनको काम करने दीजिए, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम्म तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको आंसर देते रहना है। अगला क्वेश्चन है, विच एमोंग द फॉलोइंग इज ओपन बैंक फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो लघु उद्योगों के लिए खुला बैंक है? यानी लघु उद्योगों का मतलब लघु उद्योग को सबसे ज्यादा वो अपने पास आकर्षित करता है। दोस्तों लघु उद्योग को कामों के लिए वो बैंक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है। फटाफट से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी। आपके सामने है IDBI, CDB, IFCI, नाबार्ड। चलिए आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में फटाफट से। हम्म तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा CDB बैंक। क्या हो जाएगा? CDB बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए CDB का फुल फॉर्म क्या होता है? CDB का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल
ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, लघु उद्योगों को खुला बैंक देकर, मतलब ये क्या करता है, फाइनेंस करता है। फाइनेंस का मतलब ये दरअसल जो लघु उद्योग होते हैं उनको फाइनेंस करने का काम करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और आईडीबीआई इसमें एक बैंक है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी आईडीबीआई की। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा देखिए, इसमें एक ऑप्शन है नाबार्ड। ठीक है, चलिए अगला शायद आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाई। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाय, विशेष आरेखण अधिकार किसके द्वारा बनाए गए हैं, आईबीआरडी, एडीबी, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ। चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तब से मैं क्वेश्चन मिला लूँ, कुछ क्वेश्चन इसमें छूट गए मुझे ऐसा लगता है, कोई बात नहीं। चलिए आप फटाफट करिए इस क्वेश्चन को, तब तक मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ। चलिए ठीक है, ओके। तो दोस्तों विशेष आरेखण अधिकार किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाय आईएमएफ। किसके द्वारा बनाए गए हैं, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किसके द्वारा, इंटरनेशनल, अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। दरअसल दोस्तों आईएमएफ और आईबीआरडी को एक दूसरे की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, दरअसल इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। किस सम्मेलन के तहत हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। और यही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था, इसके तहत दोस्तों आईबीआरडी और आईएमएफ की स्थापना की गई, जिसको मिला करके कहा जाता था वर्ल्ड बैंक। जिसको मिलाकर क्या कहा जाता था, वर्ल्ड बैंक कहा जाता था। और इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में हुई। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडीबी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है, अच्छा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, एडीबी जो है उसका फुल फॉर्म होता है एशियन, मैं लिख देता हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ हेडक्वार्टर है, फिलीपींस के मनीला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए आईएमएफ क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। जितने भी देश है ना, जिन देश को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, वो उन देशों को बहुत मोटा रकम जो है लोन के रूप में प्रोवाइड करता है। तो किस देश को कितना लोन देना है, ठीक है ना, ये दरअसल होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है ना, तो इसी को तय करने का काम करता है आईएमएफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। चलिए तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक सेकंड रुकिए तो थोड़ा इसको सही कर लें। चलिए अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज ए कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। भारत में ऋण नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, यानी भारत में कौन सी ऐसी संस्था है जो क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करती है। आपके सामने आपके ऑप्शंस हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द प्लानिंग कमीशन। तो दोस्तों प्लानिंग कमीशन तो नहीं करता, ये तो गलत गलत है, ये तो आंसर होगा नहीं। करेक्ट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम बहुत सारा होता है, जैसे पहला एक काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि करेंसी को इशू करने का काम होता है इसका, है कि नहीं, करेंसी को इशू करने का काम होता है, यानी नोटों को छापने का काम तो इसी का होता है ना, करेंसी इशू करने का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। दूसरा क्या होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम होता है। तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको लोन देने का काम होता है। कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं उनको लोन देने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
ये तो क्रेडिट कंट्रोल हो ही गया। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1935 में। कब की गई थी? 1935 में की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उस समय अंग्रेज अधिकारी जो इसके गवर्नर बने, पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, वो पता है कौन थे? उनका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था? ऑसबोर्न स्मिथ नाम था, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अब पूछेगा एग्जाम में कि पहले भारतीय कब बने? तो दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। और 1949 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो भारत के पहले भारतीय जो बने, पहले इंडियन जो इसके गवर्नर बने, उनका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था? सीडी देशमुख। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? इन द बजट फिगर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट इज कॉल्ड। तो दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट को गवर्नमेंट के बीच जो होता है डिफरेंस होता है ना उसको, यानी अगर मैं बात करूं टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट के बीच जो डिफरेंस होता है तो दोस्तों उसको कहते हैं बजट डेफिसिट। क्या कहते हैं? बजट डेफिसिट कहते हैं, बजट में कमी कहते हैं, बजट डेफिसिट कहते हैं। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, इन पब्लिक बजट्स जीरो बेस बजटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। सार्वजनिक बजट में शून्य बेस बजटिंग प्रणाली पहली बार किस देश ने शुरू की थी? तो दोस्तों इसको शुरू करने का उद्देश्य दरअसल यही था, जिसने दोस्तों, यह वही देश है जिसने वर्ल्ड बैंक बनाया था। यह वही देश है जिसने दो संस्थाएं बनाई थी जिसका नाम था, अभी भी है वो तो, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद वर्ल्ड बैंक जिसको हम जानते हैं IMF, इन दोनों को मिलाकर के वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। वो देश है USA। ठीक है ना? तो USA ने सार्वजनिक बजट में शून्य बेस बजटिंग प्रणाली शुरू की थी सबसे पहली बार। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। द गिल्ट एज्ड मार्केट इन द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया रेफर्स टू। देखिए आप जानते होंगे एक होता है शेयर मार्केट। जो शेयर मार्केट होता है वो शेयर को क्या करता है? शेयर को बताता है कि किस कंपनी का शेयर कितना ज़्यादा हुआ कितना कम हुआ। शेयर मार्केट जो है वो कहाँ पे है? वो आपका होता है बॉम्बे में। कहाँ? बॉम्बे में। और बॉम्बे को हम कहते हैं BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और कहाँ पे है? इसका नाम है एक दलाल स्ट्रीट। क्या नाम है? दलाल स्ट्रीट नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? दलाल स्ट्रीट। और शेयर मार्केट इंडिया का कहाँ है? कहाँ है? बॉम्बे में है। इसका पूरा नाम क्या है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाला जो संस्था है उसका नाम है सेबी। क्या नाम है? सेबी। शेयर मार्केट को कंट्रोल करने की जो संस्था है उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन उसी तरह गिल्ट एडेड बाजार जो है वो दोस्तों मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए एक बाजार है दोस्तों, गिल्ट एडेड बाजार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार आने वाला है, ये लीजिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वायसराय ऑफ। भारत में बजट की प्रणाली की शुरुआत किसके पद के दौरान की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कैनिंग, डलहौजी, रिपन या एल्गिन। दोस्तों बजट की प्रणाली अंग्रेजों के समय शुरू की गई थी और अंग्रेज वो था अधिकारी जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में बजट की प्रणाली उसी वक्त शुरू हुई थी 1857 में। दरअसल लॉर्ड कैनिंग ही था जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था, यानी फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, और उसी टाइम जो है बजट की प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत में अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, बजट जो शब्द है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में कहा गया है कि भारत एक हर साल फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपके स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड का नाम है, नाबार्ड इज द नेम ऑफ ए। किसका नाम है?
बताइए, क्या कॉमर्शियल बैंक का नाम है, वित्तीय संस्थान का नाम है, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट कोई बैंक है, या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना जो की गई थी वो किया गया था कब, ध्यान रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों 1982 में। कब की गई थी, 1982 में की गई थी नाबार्ड की स्थापना। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना तो 1982 में कर दी गई थी, लेकिन ये किस लिए की गई थी दोस्तों, कृषि की सहायता के लिए। ये एक विशिष्ट प्रकार की बैंकिंग है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेशलाइज्ड बैंक टू हेल्प एग्रीकल्चर, कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज द नेम ऑफ, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का नाम है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे रिलेटेड है, सेवानिवृत्ति योजना से, रिटायरमेंट स्कीम से है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम से रिलेटेड है, वन रैंक वन पेंशन स्कीम से रिलेटेड है, या प्राइवेट सेक्टर रिटायरमेंट स्कीम से रिलेटेड है। तो दोस्तों गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो नाम है वो दरअसल वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, जिसके तहत सरकार कहती है कि अगर आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं, मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट चाहते हैं, तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसी को गोल्डन हैंडशेक स्कीम कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। द सिंगल लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स इज, हाल के वर्षों में भारत में केंद्र सरकार के खर्च का सबसे बड़ा मद है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित कमोडिटीज में या कह सकते हैं कि आइटम में से किसमें सबसे ज़्यादा खर्च करती है। तो रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है आजकल, सब्सिडी भी खर्च कर रही है, ब्याज भुगतान पे कर रही है, या जनरल सर्विसेज पे कर रही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत सरकार सबसे ज़्यादा जो खर्च कर रही है इस वक्त वो कर रही है इंटरेस्ट पेमेंट पर, इसलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट यानी ब्याज भुगतान पर सबसे ज़्यादा इस वक्त भारत सरकार खर्च कर रही है, यानी केंद्र सरकार। कोई भी दोस्तों 1 करोड़ रुपया रख दिया अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, मान लीजिए 1 करोड़ नहीं रखा, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 40 लाख ही रख दिया, ठीक है, 40 लाख रुपया रख दिया अपने अकाउंट में सेविंग बैंक में। अब तो सेविंग बैंक में 40 लाख रुपया रख दिया, तो भारत सरकार को कहीं ना कहीं इसके ऊपर ब्याज तो देना पड़ेगा ना भाई साहब, 4% के हिसाब से सोच लीजिए कितना हो जाएगा ब्याज। तो इसलिए ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है सरकार को, हाल के केंद्र सरकार के डेटा के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी इज हेडक्वार्टर्ड एट, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका नाम है एनडीबी, उसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, एनडीबी का मुख्यालय है संघाई में। कहाँ मुख्यालय है, संघाई में, तो इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन इन इंडिया इज परफॉर्म बाई, भारत में क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शंस है, रूरल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताएंगे, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताएंगे। मैंने इसका आंसर ऑलरेडी आपको पिछले क्वेश्चन में बता भी दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाई, देखिए मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक के जो जनक थे उनका नाम है मजहरुल हक। क्या नाम है, मजहरुल, या उसको मकबूल हक बोल देते हैं, मजहरुल हक भी बोल देते हैं, या बांग्लादेश के रहने वाले थे, महबूबुल हक। हाँ देखिए अभी से नाम याद आया, महबूब उल
हक, ठीक है, ये बांग्लादेश के रहने वाले थे। इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक के बारे में अच्छी खासी नॉलेज दी, थ्योरी दिया और ये बताया कि किस प्रकार से मानव विकास सूचकांक किसी एक देश का बहुत बड़ा सूचक है कि किसी का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना ज़्यादा हुआ है किसी देश का। महबूबुल हक इसके फादर कहे जाते हैं। दोस्तों ये तैयार किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। किसके तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, यूएनडीपी द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान जो है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लान नहीं, प्रोग्राम कर लीजिए इसको, हाँ मैं भी कह रहा हूँ प्रोग्राम, ठीक है। चलिए, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसका दरअसल रिलीज करता है एक रिपोर्ट जिसका नाम है दोस्तों क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HDI, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको इंडिया का रैंक बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस वक्त HDI का रैंक इंडिया का कितना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है डिसइन्वेस्टमेंट्स इज, विनिवेश है, विनिवेश क्या है, विनिवेश क्या है पहले बताइए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे को लगाना, कैपिटल को लगाना, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट यानी इसका उल्टा, उल्टा का मतलब ये होता है कि सरकारी कंपनियों के शेयरों को निजी कंपनियों को जब हम ट्रांसफर कर देते हैं तो हम उसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कॉमर्शियल लैंग्वेज में या इकोनॉमिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में मैं बात करूं, टर्म में मैं बात करूं, तो डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है सरकारी शेयरों को निजी कंपनियों को देना, ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। द टर्म डंपिंग रेफर्स टू, डंपिंग शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो चलिए आपके सामने आपके ऑप्शन है, द सेल ऑफ ए सब स्टैंडर्ड कमोडिटी, ऑप्शन नंबर ए है, सेल इन अ फॉरेन मार्केट ऑफ ए कमोडिटी एट ए प्राइस बिलो मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो बिल्कुल आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, यही बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, सीमांत लागत से कम कीमत पर एक विदेशी बाजार में बिक्री। यानी जो सामान का रेट है उससे भी कम रेट पर किसी सामान को विदेशी बाजार में बेच देने की क्रिया को कहते हैं डंपिंग करना। जब दोस्तों बहुत सामान क्या होता है, नुकसान होने लगता है, या मान लीजिए कोई सामान का सेल इतना ज़्यादा घट जाता है, डिमांड इतनी ज़्यादा घट जाती है कि उसको किसी तरह से हम कहते हैं कि ठीक है यार बेच करके हटाओ, किसी तरह से पैसा कम से कम जो भी मिल रहा है उससे मिल जाए, तो उसे क्या कहते हैं कि हम सीमांत लागत से जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है ना, उससे भी क्या करते हैं, कम में बेच देते हैं। तो सीमांत लागत से कम कीमत पर एक विदेशी बाजार में बिक्री को हम लोग कहते हैं डंपिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, यहीं तक दोस्तों क्वेश्चन था। मिलते हैं दोस्तों शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।